लेगा सर ऑटोमेटिक ले लिया। साथियों, चल पड़ो तो मंजिल मिलेगी, रुक जाओ तो मार्ग भी खत्म हो जाएगा। अगर हम चलते रहे और लड़ते रहे तो एक दिन जरूर इस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री चौहान का बेटा भी बनेगा, इसे कोई रोक नहीं। साथियों, मैं जानता हूं इस गांव से मेरा बड़ा पुराना नाता रहा है। यहाँ हमारे मैक्सिमम समाज के लोग बिहार से यहाँ आए हुए हैं। ये बात सही है कि नहीं? साथियों, बिहार का चुनाव 2025 का होने वाला था। इसी भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नेता मुझे बुलाया और कहा, संजय चौहान, हम बिहार में यूपी की किसी पार्टी को सीट नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम आपको भी सीट गठबंधन में नहीं देंगे, आप हमारी मदद करिए। हमने कहा कि जब तक तुम हिस्सा नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारी मदद और गठबंधन में रहने के लिए तैयार नहीं। और साथियों, 11 जुलाई का वो दिन जब मुझे अंतिम वार्ता के लिए बुलाया गया लाइव वीडियो और मुझे कहा गया संजय चौहान एक सीट आपको दे रहे हैं। हम बिहार में न ओम प्रकाश राजभर को सीट दे रहे हैं, न संजय निषाद को दे रहे हैं, न अनुप्रिया पटेल को दे रहे हैं, लेकिन एक सीट हम आपको दे रहे हैं, अब मान जाइए और आप नौथा सीट ले लीजिए सासाराम वाली। मैंने कहा, एक सीट दोगे वही उस सीट पर जिस सीट पर हमारे ही बिरादरी का व्यक्ति कोई विधायक है, तो मैं समाज की अस्मिता और समाज की ताकत को कभी कमजोर नहीं होने दूंगा। मैं एक सीट भी लूंगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर 6 सीट और नहीं दिए तो मैं तुमसे गठबंधन नहीं करूंगा। और जब उन लोगों ने देख लिया कि संजय चौहान अब अपने मान सम्मान और अपने समाज की हिस्सेदारी से समझौता नहीं करेगा, तो मेरा पुराना एक मैटर मामला सोनभद्र से था। भाजपा के बड़े नेताओं को और योगी जी को लगा कि संजय चौहान को जेल में डाल दो, तब फिर सारा मामला ही खत्म, और निकलने दो तब जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाए। साथियों, मुझे 5 महीना उन लोगों ने जेल में तब तक रखा जब तक बिहार का चुनाव नहीं। मैंने उनके बड़े नेताओं से कहा कि बिहार में हमारी बिरादरी की आबादी, और अगर मेरा समाज तुम्हें वोट नहीं करेगा तो तुम्हारी सरकार भी नहीं बनेगी, और तुम इस समाज का सिर्फ वोट लेना चाहते हो, इसे हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं देना चाहते हो, तो अब इस बात को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साथियों, उनको लगा कि हम जेल में डाल करके संजय चौहान को तोड़ देंगे, तो क्या वो जेल में डाल करके हमको तोड़ पाएंगे? अगर आप सब लोगों का स्नेह, प्यार और सहयोग जनवादियों के साथ है तो मैं अंतिम उस दिन तक लड़ूंगा जब तक चौहान के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बना दे। साथियों, ये उत्तर प्रदेश, ये विधानसभा, आप बताइए, अगर हमारे लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो भाजपा चुनाव जीत पाएगी? 150 सीटें इस उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जहां अगर मेरे लोग वोट नहीं करेंगे तो जितनी सीटें योगी जी के पास है उसमें 150 सीट हटा दीजिए, तो क्या योगी मुख्यमंत्री बनकर के बैठ पाएंगे? लेकिन वो तोड़ना चाहते हैं, हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं। गोरखपुर के हमारे जिला महासचिव जब मेरे कार्यक्रम की परमिशन लेने गए, 11 जनवरी को मेरा कार्यक्रम था, और जब कार्यक्रम की परमिशन लेने गए तो जिस आदमी के ऊपर एक भी 107 और 16 का मुकदमा भी नहीं है, उसको गंगेश्वर में डाल करके योगी जी जेल में डालने का काम किया। और सिर्फ उसके ऊपर ही गंगेश्वर नहीं लगाया, उसकी पत्नी के ऊपर जो अभी घूंघट से भी बाहर नहीं आई,
साथियों, क्या हमारी बहन बेटियां अब भाजपा से अपना हक और हिस्सा मांगने की बात करने लगी तो गैंगस्टर हो जाएगी? मैं गया और योगी जी से कहा कि जिस समाज की बहन बेटियों को तुमने गैंगस्टर बनाया है, 2027 में यही समाज तुम्हें कुर्सी से गोरखपुर का फेंकने का काम करेगा। तुम्हारी औकात नहीं बन पाएगी कि तुम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए। और साथियों, हमने लड़ने का फैसला ले लिया है। अब हम किसी से समझौता नहीं करेंगे और 2027 के चुनाव में चौहानों के वोटों की गिनती कराएंगे और 250 सीटों पर जनवादी पार्टी लड़ेगी। और जिस दिन मेरा समाज अपने दल और अपने पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा और अगर एक एक वोट 2027 के चुनाव में दे देगा तो एक दिन इसी मंदिर पर बैठ करके आप लोग याद करोगे, 27 में अपनी लाइन बनाइए, अपनी कतार में खड़ा होइए। 2029 में चुनाव होगा, फिर विधानसभा का चौहान का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, इसे कोई रोक नहीं पाएगा। साथियों, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट हमारी बिरादरी का, सबसे ज्यादा भाजपा को वोट देने वाली हमारी बिरादरी है। हमारी बिरादरी पृथ्वीराज चौहान जी का वंशज है। जिस चौहान की गद्दी दिल्ली वाली, जिस दिल्ली की गद्दी पर चौहानों की हुकूमत हुआ करती है, जब से मेरा समाज भाजपा को वोट देना काम, आप लोगों को लगता है कि सपा और भाजपा दोनों अलग है, इन दोनों की जड़ एक है। भाजपा भी नहीं चाहती है कि चौहान अपने झंडे डंडे के साथ खड़ा हो जाए और अखिलेश भी नहीं चाहते हैं कि चौहानों का नेता मजबूत। आप बताइए, चंदौली में अगर मेरा विरोध यादव नहीं किए होते, समाजवादी पार्टी के सब पूर्व सांसद और विधायक नहीं किए होते तो मैं चुनाव हारता नहीं सर। मैं चुनाव बहुत वोटों से जीता होता। मैं उनके साथ था गठबंधन में, लेकिन उन्होंने भी मेरे साथ दगाबाजी करके मुझे हराने का काम किया। तो अब साथियों, जनवादी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि अब हम अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और सितंबर महीने में, अक्टूबर महीने में हम साथियों पूरे आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, भदोही, इलाहाबाद, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली, तो 10 जिला मिला करके बनारस में रैली बुलाने जा रहे हैं। और उसी बनारस में जहां से नरेंद्र मोदी सांसद हैं और अगर उनके साथ जनवादी पार्टी लोकसभा के चुनाव में नहीं रही होती और चौहानों ने अपना एक एक वोट नहीं दिया होता तो इस बार नरेंद्र मोदी की कुर्सी भी खतरे में थी। 1.25 लाख वोट लोकसभा में हमारे समाज का, अगर उसमें से खाली 50,000 वोट कांग्रेस को चला जाता तो नरेंद्र मोदी हारने की स्थिति में आ जाए। साथियों, अक्टूबर में हम सब लोग रैली कराएंगे उसी बनारस में और उसी बनारस में नरेंद्र मोदी जी को बताएंगे कि नरेंद्र मोदी जी, अब यह चौहान तुम्हारा ललुआ वोटर नहीं है। अब इस प्रदेश में अगर सत्ता में हिस्सेदारी मिलेगी, भागीदारी मिलेगी, तभी ये समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ जब गठबंधन करेगी और मजबूती से जो इनका हिस्सा और हिस्सेदारी बनती है देने का काम करेगी, तभी आपका साथ नहीं देगी। नहीं तो उत्तर प्रदेश के 250 सीटों पर जनवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, किसी के पीछे घूमने का काम नहीं करेगी। साथियों, मैं बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, हम लेट से आए इसके लिए हम आप सब लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। चतुर्भुजपुर में कार्यक्रम था, अभी आगे संत नगर में भी कार्यक्रम, वहां के लोग भी बार बार फोन कर रहे थे, वहां 4 बजे 6 बजे पहुंचना था, 4 बजे हमें पहुंचना है। साथियों, एक चीज आपसे बता दूं कि इस प्रदेश की राजनीति में उसी समाज की राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी मिलती है जिस समाज की डॉक्टर साहब पार्टी मजबूत है, जो समाज अपने दल और अपने पार्टी। इस मिर्जापुर में पटेल भी भाजपा को वोट देता है, लेकिन पटेल भाजपा को वोट तब करता है जब पहले अपना हिस्सा लेता है तो हम करता है। यहाँ से अंकिया पटेल सांसद है कि नहीं? पटेल अगर भाजपा को वोट दे रहा है तो भाजपा से गठबंधन करके पहले अपना हिस्सा ले रहा है, उसके बाद उनको वोट देने की बात कर। निषाद अगर भाजपा को वोट दे रहा है तो वो पहले प्रधान जी अपना हिस्सा ले रहा है, उसके बाद वोट देने की बात कर रहा है।
और चौहान समाज बिना मंगले भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को भी लग रहा है कि चौहान को देने की क्या जरूरत है, तो बिना दिए भी हम वोट देने के लिए तैयार है। तो जब तक ये माहौल नहीं, इस समाज की जो पूछी, इस समाज की भी पूछ तभी होगी जब ये समाज अपने झंडे और डंडे के साथ खड़ा हो। साथियों, ये मेरे समाज का बहुत बड़ा गांव, ये पूरा इलाका हमारे समाज का। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। मैं एक पते की बात बता रहा हूं और इस बात को मेरी माताएं बहनें भी सुने। आपके गांव में अगर हम यादव बिरादरी के लोग होंगे, यहां भी बैठे होंगे, तो मैं उन्हें बधाई देता हूं। अब 2027 में भी 14 महीना चुनाव बाकी है विधानसभा का, लेकिन 2027 में यादव जी किसको वोट देंगे कि आज से आपको पता है कि नहीं पता है कि 14 महीना बाद आवे चाहे 24 महीना बाद आएगा यादव जी आप साइकिल की बटन कौन है? इसमें किसी को कोई डाउट है? बहन जी, सबको पता है कि यादव है तो आप साइकिल की बटन दबाएं। वो कहने भी आपसे नहीं आ रहे, उसके बावजूद भी आपको पता है कि वो कहाँ वोट देंगे। लेकिन ईमानदारी से बताइएगा आपको कि आपके गांव में यादव जी है, मैं यादव जी के घर बैठ जाऊं और यही बात हम यादव जी से पूछ बैठे। यादव जी, हम लोग अपने समाज के हजारों लोग इकट्ठा थे कार्यक्रम में, मैं उनसे पूछा कि आप किसको वोट देने वाले हैं, तो हमारे लोगों को कोई डाउट, कोई शंका नहीं है। हमारे लोग अवाओं में 100 घर है तो कितना घर खा पी करके किसकी बटन दबा देंगे, इसका भी भरोसा। ये बात सही है कि नहीं है? अगर है तेरा का लोग किसी और को वोट देंगे और जिनके वोट की कोई दिशा ही नहीं, उस समाज को इस देश और प्रदेश में राजपाट कैसे मिलेगा, राजा कैसे बनेगा? हमारे पढ़े लिखे ये जो नई पीढ़ी तैयार हो रही, कभी आपने सोचा ये देश के कानून है, ये लोकतंत्र का नियम है कि हमारा बेटा जिस दिन पैदा हो गया वो उसी दिन हमारे संपत्ति का हिस्सेदार बन गया कि नहीं बन गया, और जिस दिन दूसरा पैदा हो गया वो उसी दिन आधी का हिस्सेदार बन गया। आपको बनाना नहीं, हमारा बेटा पैदा होते ही हमारे संपत्ति का हिस्सेदार बन गया। वही बेटा इस देश में पैदा हो रहा, क्या इस देश की शिक्षा, नौकरी, जल जंगल, जमीन पर उसकी हिस्सेदारी नहीं बनती? इन बच्चों की शिक्षा और नौकरी किसने लूटा? आप संख्या में 9% है उस उत्तर प्रदेश से, और सरकारी नौकरियों में आप 0.5%, आधा % भी नहीं। आपके हिस्से की नौकरी कौन खाए? आपके बच्चों की नौकरी कौन लूटा? क्या कभी आपने सोचा? और ऐसे ही लूट की छूट आप दिए रहेंगे, ये हमारी आने वाली पीढ़ी रहेगी, इसकी नौकरी और शिक्षा किसे बचेगी? ये नौकरी और शिक्षा बचाना है तो वही काम हम लोगों को करना होगा जो काम उन लोगों ने किया है। माताएं बहनें, चावल आप बनाइए, जलावन आप इकट्ठा करिए, भोजन बना के आप रख दीजिए। अब परोसने वाला कोई दूसरा हो जाएगा, कोई यादव जी हो जाएंगे, कोई ठाकुर जी हो जाएंगे, कोई ब्राह्मण जी हो जाएंगे, तो पहचान करके पहले अपने बच्चों को खिलाएंगे कि आपके बच्चों को खिलाएंगे। जो बांटने वाला है पहले अपने बच्चों को दे देता है कि नहीं दे देता है? जो माता बहन घर में खाना बनाती है, अगर संयुक्त परिवार है तो उसका बेटा कुछ कम भी मांगता है तो उसको ज्यादा मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है? और जो सिर्फ बनाने वाला है, तो बनाने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है कि बांटने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है? आप जब तक बांटने वाले नहीं बनेंगे तब तक आपके बच्चों के पटरी पर भोजन आने वाला नहीं है, शिक्षा और नौकरी इनको मिलने वाली नहीं है, इनको हक मिलने वाला नहीं है। उस दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर, उस दिल्ली और लखनऊ की पंचायत में जब तक आपका बांटने वाला नहीं पहुंचेगा, आप बांटने वाले नहीं बनेंगे, तब तक आपके बच्चों की शिक्षा और नौकरी नहीं बचेगी। इस लोकतंत्र में इसी रास्ते से दूसरे समाज के बच्चों की शिक्षा और नौकरी लूटी जाती है। जो लोग दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी में बैठे हुए हैं वो अपने लोगों को, अपने समाज के बच्चों को देने का रास्ता निकाल लेते हैं। बगल में थाना है, जिसकी सरकार रही है, समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, तो 10 यादव दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते?
अगर 30 लोगों का स्टाफ होगा तो 15 लोग यादव दिखाई। मायावती जी की सरकार रही है तो हर दलित बिरादरी के लोग दिखाई देते नहीं दिखाई। और आज बड़ी जात के लोगों का सरकार है तो सब यशो और थाना देश लोग वही दिखाई देते। चौहान क्या तगड़ा है कि हमारे बच्चे किसी से छोटे और बौना पैदा होते। जो दिल्ली और लखनऊ की कुर्सी पर बैठा है वो अपने लोगों को नौकरी देने का रास्ता खोज लेता है। जिस दिन जनवादी पार्टी इस देश के गठबंधन में पहुंचेगी, जिस दिन जनवादी पार्टी सरकार में बैठेगी, मैं आपको कह के जा रहा हूं, आपके गांव का भी पढ़ने वाला बच्चा बेरोजगार नहीं बैठेगा, उसके हाथ में नौकरी आएगी, उसके हाथ में शिक्षा आएगी। तो मैं बहुत ज्यादा नहीं कहता हूं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि आप सब लोगों को एक काम करना है। आप सब लोग वोट देकर के पार्टी को आगे बढ़ा दिए और 2027 में जनवादी पार्टी की सरकार में भागीदारी दिला दिए और हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो नौकरी कैसे देंगे। तो इसलिए बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है और पढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी माताओं बहनों की। आदमी को संभालना भी हमारी माताएं बहनें जानती है, घर और परिवार को चलाना भी जानती है। इसलिए थोड़ा परेशान रह लीजिए, थोड़ा कपड़ा खराब पहन लीजिए, थोड़ा खाना खराब खा लीजिए, लेकिन बच्चों की समय से फीस भर करके इनके पढ़ाने के लिए तत्पर रहेगी, तभी जाकर के समाज बदलेगा। जब शिक्षा आएगी तो बहुत सारी चीजें उसके पीछे पीछे आ जाती हैं। तो मैं बहुत ज्यादा कहती आज हम आपके बीच में आए और आप सब लोगों से जानना चाहता हूं कि साथियों, आप सब लोग मजबूत नेता बनाना चाहते हैं कि मजबूत नेता बनाना चाहते हैं? मजबूत नेता बनाना चाहते हैं। आज तक जनवादी की कमजोरी यही रही कि हम लोगों ने समाज से ज्यादा गठबंधन की पार्टियों पर भरोसा किया। अखिलेश यादव पर से ज्यादा, अपने समाज से ज्यादा हमने अखिलेश यादव पर भरोसा किया। आज अखिलेश यादव 111 विधायक लेके जीते हैं और उसमें जनवादी पार्टी की बहुत बड़ी भूमिका है। उनको वहां तक पहुंचाने वाला और उनका माहौल बनाने वाली जनवादी पार्टी है। और जब गठबंधन में हिस्सेदारी और भागीदारी देने की बात आई तो स्थिति ये हो गई कि हमने आपकी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए अपना धन खर्चा किया, श्रम खर्चा किया, साधन खर्चा किया, चले नहीं थोड़ी यही मान लीजिए पहले सरकार तो मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं किसी के सामने हाथ खिलाने का काम नहीं करूँ और अब सारी लड़ाई समाज के लिए है और समाज की ताकत से लड़ी जाएगी और आपका नेता किसी के सामने हाथ खिलाने के लिए नहीं जाएगा और अब लड़ेगा और हर वो जंग लड़ेगा जो हमारे इन बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है। साथियों, मैं कल बलिया से चला और मऊ आते आते हमारी गाड़ी का क्लच प्लेट फेल हो गया। फिर गाड़ी मैंने वही खड़ा कर दिया। फिर दूसरी गाड़ी एक डॉक्टर संजय चौहान है, उनकी मंगाया, सर्जन है वो, और हमने कहा मुझे भेज दो वहां, मुझे कार चलाना जरूरी है। अब मेरी गाड़ी बन गई और मेरी आदत कि मैं जहां जाता हूं पार्टी की जो जरूरत है वही के लोगों से पूरा करता। मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे हमारी गाड़ी में डीजल चाहिए और गाड़ी हमारी चलती रहनी चाहिए। बाकी मैं समाज की लड़ाई 2027 में आर पार लड़ देंगे कि कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूं कि आपकी जिम्मेदारी कि नेता अगर आपके गांव में आया तो नेता को इस गांव से दूसरे गांव भेजने की जिम्मेदारी आपकी। अगर नेता की कहीं गाड़ी डिस्टर्ब हो गई आपके यहाँ आने से तो उसको बनाने की जिम्मेदारी भी आपकी। और मैं यहां से निकलूंगा, एक दिन एक घंटे मेरा कार्यक्रम लगा और मैं 2027 अभी 14 महीना है, मैं 24 घंटे में मात्र 4 घंटे विश्राम करूंगा, 20 घंटे काम करूंगा, मैंने संकल्प लिया है। और 2027 में जो भी विधानसभा
जनवादी का नेता और विधायक की परिचालन होंगे कि जनवादी के भरोसे सरकार करेगी। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम देते मैं सब माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई, आपका पार्टी के प्रति समर्पण और आपका भाव देख करके मुझे भरोसा हो गया कि अब इन बच्चों को राजा बनने से कोई रोक नहीं सकता, इन बच्चों को नौकरी और शिक्षा लेने से कोई रोक नहीं सकता। उस लड़ाई को जनवादी पार्टी अब अंतिम दौर में खड़ी है जा रही है और आप सब लोगों से निवेदन करेंगे, प्रधान जी आप सब लोगों से मैं कहूंगा, मैं लखनऊ में रैली कराया, मैं हर गांव में लखनऊ आने के लिए बस भेज दिया था, किसी से 1 रुपया नहीं लिया, लेकिन बनारस की जो रैली मैं किसी बड़े नेता और किसी बड़ी पार्टी से कोई सहयोग नहीं ले रहा, अपने दम पर अब पार्टी चलाने का संकल्प लिया है। तो बनारस में रैली होगी तो मैं कोई उद्योगपति नहीं हूं, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, मेरा कोई बड़ा व्यवसाय नहीं, मैंने तो पढ़ लिख करके अपनी नौकरी चाकरी छोड़ करके आपकी सेवा कर रहा हूं और आपके कायद को खड़ा करने के लिए अपनी पूरी जवानी और अपना पूरा जीवन लगा दिया। इसलिए अब समय आ गया उस अक्टूबर में होने वाली बनारस की रैली में हम आपको बस अपने स्तर से नहीं देंगे, लेकिन मैं जानता हूं कि अगर हमारे लोग तय कर लेंगे तो क्या इस एरिया से 2-4-10 बस करना कोई बड़ी बात है क्या? 10 आदमी की लाठी 1 आदमी का बोझ हो जाता है, सारे लोग मिल करके करेंगे तो 2-4 बसें आप लोग अपने स्तर से कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? हाथ उठा करके बताइए। और आप सब लोग तैयारी करिए मोदी को बताने की, और ये जिम्मेदारी है कि मैं मोदी जी को समझा दूंगा, मैं भाजपा को बता दूंगा कि बिना चौहानों के और बिना इस जनवादी पार्टी के 2027 में तुम्हारी नैया पार नहीं होगी, तुम डूब जाओगे मझधार में यदि तुम्हारा केवलहार या समाज नहीं, और उनकी मजबूरी होगी आप सब लोगों के साथ खड़ा होकर के हिस्सेदारी और भागीदारी की राजनीति करना। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। डॉक्टर साहब आप सारे वो सब हैं, ये सब नौजवान हैं, कितना अच्छा संचालन कर रहे हैं, कितना अच्छा वक्ता है प्रधान जी, आप सब हमारी माताएं बहनें बच्चे बुजुर्ग सब लोग जनवादी पार्टी के पदाधिकारी बनिए और पदाधिकारी बनकर के जनवादी के साथ इख्तिलाफ करिए। और आज की मीटिंग के बाद जैसे यादव के गांव में कोई कमल छाप वाला वोट मांगने नहीं जाता, हमारे चमार भाई के गांव में कोई कमल और साइकिल वाला वोट मांगने नहीं जाता, वैसे चौहानों के गांव में भी साइकिल कमल और हाथी वाले अगर आए तो चौहानों से वोट मांगने की उनको हिम्मत ना पड़े। ये माहौल आपको बनाने की जरूरत है और जिस दिन इस तरह का माहौल आप गांव से बना देंगे और जिस दिन लोगों को बता देंगे कि चौहान है तो वो जनवादी है और इस चौहानों के गांव का एक वोट जनवादी पार्टी को जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि इस मड़िहान विधानसभा से भी जनवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी, अपना प्रत्याशी उतारेगी और आप सब लोग जिस दिन अपने प्रत्याशी के साथ खड़े हो जाएंगे जनवादी की लड़ाई उसी दिन खड़ी हो जाएगी। तो मैं बहुत ज्यादा न कहते हुए इन्हीं चंद शब्दों से अपनी बाड़ी को विराम दूंगा। साथियों, इतनी बड़ी आबादी, हमारी आबादी के सामने पूर्वी की कोई आबादी नहीं, यादव की कोई आबादी नहीं, राजभर और निषाद की कोई आबादी नहीं है हमारे समाज के सामने। इस उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आबादी हमारा समाज रखता है, लेकिन राजनीति में कहीं दिख रहा है न देश की संसद में न देश की विधानसभा में। क्यों? न हमारी संख्या कोई गिनता है। कोई बड़ी पार्टी वाले के पास जाओ तो कहेगा चौहानों की संख्या कहाँ है, हमारी गिनती ही नहीं कोई करता, आपकी कोई गिनती नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता कि आप दूसरे के पीछे खड़े, आप भाजपा की लाइन में खड़ा रहेंगे, सपा की लाइन में खड़ा रहेंगे, बसपा की लाइन में खड़ा रहेंगे तो जिसकी लाइन में खड़े होंगे गिनती उनकी होगी, राजनीति उनकी खड़ी होगी कि हमारे समाज की होगी।
जब तक आप अपनी कतार में खड़ा नहीं होंगे, जब तक जनवादी की लाइन में खड़े नहीं होंगे, तब तक न तो आपकी राजनीति खड़ी होगी, न तब तक आपकी राजनीति कैसे बढ़ेगी। इसलिए साथियों, समय आ गया है अब अपनी कतार बना लेने का। और जिस दिन आप अपनी लाइन में खड़े हो जाएंगे, तो जिनकी लाइन में पहले से खड़े हैं उनकी लाइन भी छोटी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी प्रधान जी। तो जिनकी लाइन छोटी होगी, कल वही लोग आपको दिल्ली और लखनऊ जाने का मार्ग देंगे। और जब तक आप अपनी लाइन में नहीं खड़े होंगे, तब तक वो आपकी औकात और हैसियत भी हो नहीं सकते। तो साथियों, अब समय आ गया है कि अपने झंडे को, ये आपका ध्वज, ये आपका मान सम्मान का प्रतीक, जिस दिन इस ध्वज को अपने घरों में लगा देंगे, दूर से देखने वाला आदमी भी समझ जाएगा कि अब इस घर के मुखिया के यहाँ बैठ करके सपा बसपा और भाजपा की बात करने लायक नहीं। आपको बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बिना बताए जान जाएंगे। जिस समाज के गाँव में, जिस समाज के, मेरे समाज के घरों पर किसी जनवादी का झंडा लग जाएगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये झंडा बता देता है, ये आपका प्रतीक बता देता है कि आप क्या हैं और आप किसके साथ। तो मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, हमारे जिला अध्यक्ष सारे लोग आएंगे दोबारा गाँव में, सबके घर पर झंडा देंगे। और जिस दिन आप सब लोग अपना अपना झंडा अपने घर पर लगा देंगे, उसी दिन जनवादी क्रांति हो जाएगी, से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मैं बहुत ज़्यादा न करते हुए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ, डॉक्टर साहब का आभार प्रकट करता हूँ, प्रधान जी आप सब, इस गांव के सारे हमारे युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, मैं सबका आभार प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। और इस आशा और विश्वास के साथ कि अब हम लोग अपनी लड़ाई किसी दूसरे के हाथ में नहीं देंगे, अब अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे, अपना इकबाल खुद बुलंद करेंगे, अपना कायद खुद खड़ा करेंगे, अपनी पार्टी खड़ा करके अपने बच्चों की शिक्षा और नौकरी की हिस्सेदारी और भागीदारी की बात खुद करेंगे, किसी दूसरे के मुंह की तरफ देखने का काम नहीं। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ जाने से दिक्कत हो रहा है, आप गाड़ी को साइड करवा दीजिए। और पुनः आपको बता दें, हमारे बीच जन जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी का आगमन पर उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में डॉक्टर विवेक चौहान जी बाबा विश्वनाथ जी की प्रतिमा दिखाकर उनका सम्मान करेंगे।